नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ये दिखा रही है कि पार्टी में अब कोई विवाद नहीं, ऑल इज वेल। लेकिन लगातार हिमाचल की सियासत में नए मोड़ आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है, आधी रात का वक्त था और विक्रमादित्य सिंह बागियों से मुलाकात करने के लिए पंचकुला पहुंच गए। विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों से मुलाकात की है। आप जानते हैं, कल ही कांग्रेस के ये 6 बागी विधायक जिन्हें स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था, इसके बाद ये मुलाकात हुई है। तो मतलब हिमाचल की सियासत में क्या अभी खेला होना बाकी है? ये बड़ा सवाल, और सवाल और ज्यादा उभर कर इस मुलाकात के बाद सामने आ रहा है, जो मुलाकात रात के अंधेरे में आधी रात में हुई है। और ऐसे में अब सवाल ये कि ऑल इज वेल हिमाचल की सियासत में, या फिर पिक्चर अभी बाकी है? और ये सवाल क्यों? बागी विधायकों से मुलाकात की विक्रमादित्य सिंह ने। बागियों के संपर्क में कई अन्य विधायक भी बताए जा रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी बागियों के साथ हैं। आप जानते हैं हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायक हैं। बागी विधायक कह रहे हैं हम तो सरकार गिराएंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस के 6 बागी विधायक जो हैं वो एक साथ मौजूद हैं। जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, फिलहाल जो नेता विपक्ष हैं हिमाचल में, वो कह रहे हैं रातों रात सरकार गिर जाएगी। और ऐसे में इन हालात में तो यही कहा जाएगा कि पिक्चर अभी बाकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो हिमाचल प्रदेश से। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित सिंह सावल हमारे साथ मौजूद हैं, 3 हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जैनेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रोहित का रुख करती हूं और जरा जानते हैं रोहित से, कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है संकट टल गया, मुख्यमंत्री सुक्खू ही बने रहेंगे, लेकिन भीतर की तस्वीर क्या उभर रही है? क्या पिक्चर अभी बाकी है रोहित? रोमाना, देखिए मैं आपको बताऊं कि पिक्चर अभी बाकी नहीं, पिक्चर की शुरुआत हुई है कल रात से। देखिए कल विक्रमादित्य सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठे, पर्यवेक्षकों के सामने सब कुछ ऑल इज वेल की तस्वीर दिखाई गई। लेकिन रात को 10:30 बजे वो शिमला से निकलते हैं, पंचकुला पहुंचते हैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, उसी होटल में जहां पर जो 9 विधायक हैं, जिसमें से 6 कांग्रेस के बागी विधायक वहां पर मौजूद हैं, जिनको जो सस्पेंड हो चुके हैं, जिनके सदस्यता रद्द हो चुकी है, उनके साथ वो बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और अभी भी पंचकुला में मौजूद है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विक्रमादित्य सिंह का जाना ही एक बड़ा इशारा है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जो बागी विधायक है उनके खेमे से जो खबर आ रही है इस वक्त वो यही है कि उनका ये कहना है कि हमारे संपर्क में और लोग भी हैं। अब ये नंबर कितना है, बस ये तस्वीर आना बाकी है। ये तय है कि विक्रमादित्य सिंह नहीं माने हैं। अगर माने होते तो रात के अंधेरे में पंचकुला जाकर वो भी निष्कासित विधायकों से मिलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उनकी तो सदस्यता रद्द हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी उनका केस लड़ रही है, बीजेपी केस लड़ेगी उनका सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके साथ जाने का मतलब यही है कि आगे की भविष्य की योजना बनाना। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो जो बागी विधायक हैं और उनके खेमे से जिस तरीके की हुंकार भरी जा रही है, उससे तो साफ तौर पर ये संकेत मिलते हैं, जैसा कि रोहित बता रहे थे कि पिक्चर अभी बाकी नहीं, बल्कि पिक्चर तो असल अब शुरू होने जा रही है हिमाचल की सियासत में। लेकिन इस सब के बीच अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि आप लगातार विक्रमादित्य सिंह से, उनकी मां प्रतिभा सिंह से बातचीत करते रहे हैं, ऐसे में ये मुलाकात विक्रमादित्य सिंह भी जानते होंगे, उनकी मां भी जानती होंगी कि मीडिया की नजरों से छुपी नहीं रह सकती है। तो इस मुलाकात को लेकर विक्रमादित्य सिंह के खेमे से क्या कहा जा रहा है? विक्रमादित्य सिंह क्या कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने की कवायद में है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन जो बागी विधायक हैं जिन्हें अयोग्य करार दिया गया है, उन्हें मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को ही दे दी गई? अभिषेक। रोमाना, देखिए जो उनके कैंप का कहना है वो साफ है कि वो जो उनकी ग्रीवांसेस थी वो सेटल हुई ही नहीं है। कल जिस तरह से पर्यवेक्षकों से बात कराई गई है उसमें कुछ बातें कही गई थी। प्रतिभा सिंह को खासतौर पर हमारे सोर्सेज ये कहते हैं उनको कुछ ठोस आश्वासन दिए गए थे और वो आश्वासन थे नेतृत्व बदलाव को लेकर के थे, और उसके बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार हुई थी। उसके बाद पर्यवेक्षक दिल्ली जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई दिल्ली से आला कमान से कोई ठोस आश्वासन आया नहीं, और वहीं से ये समझ में आ गया
गया उनको कि कुछ भी चेंज होने नहीं जा रहा है, तो वो अपनी पुरानी लाइन पर कायम है। कल रात में ही उन्होंने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए थे। और प्रतिभा सिंह यहाँ की कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, यहाँ के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और वो विधायक बागियों के भी संपर्क में हैं। तो आप कुल मिला के समझ लीजिए कि यहाँ पर अभी कुछ भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाया है और उनको मनाने का तो सवाल ही नहीं, उनकी तो सदस्यता जा चुकी है। अब उनको मना करके क्या करेंगे विक्रमादित्य सिंह? सीधा सा मतलब ये है कि वो उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए गए हैं। यहाँ भी कई विधायक साथ में हैं। और आपको अगर संक्षेप में एक लाइन में मैं कहूँ तो हिमाचल में सरकार खतरे में है, इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। रोमाना, रहिए मेरे साथ, जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। अब जैनेंद्र जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे हैं। ऐसे में जैनेंद्र, एक पुरानी कहावत है ना, हम सब जानते हैं कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और मामला भी बड़ा ताजा ताजा है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अभी अभी 40 विधायक होने के बावजूद वो राज्यसभा वाली सीट गंवा दी है। तो जली तो है कांग्रेस पार्टी। अब सरकार उसको लेकर कांग्रेस के कोई एहतियात नहीं बरत रही है। ये जिस तरीके की तस्वीर यहाँ पर रोहित सावल और अभिषेक उपाध्याय की तरफ से रखी जा रही है, कांग्रेस क्या इससे बिल्कुल अनजान? जैनेंद्र, बिल्कुल भी अनजान नहीं है रोमाना। देखिए, अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने जरूर कोशिश की। पर्यवेक्षक भेजे गए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने सभी विधायकों की राय जानी। अलग से प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य से भी मुलाकात की और इनफैक्ट 2 बार विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह को सुना गया और सबको भरोसे में लिया गया कि चूंकि सब लोगों ने सुक्खू के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे, तो एक समन्वय समिति गठित करने पर सहमति बनाई गई और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री का नाम भी है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में प्रतिभा सिंह का नाम भी है। लेकिन मैं कल से ये कह रहा हूं कि अगर इस बार प्रतिभा सिंह कैंप यानी विक्रमादित्य ने आर पार की लड़ाई लड़ने की ठानी है, तो फिर ये सरकार नहीं बचने वाली है। 6 और जो बात रोहित और अभिषेक बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब संख्या के गेम में, नंबर के गेम में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 4 सीट पीछे है और विक्रमादित्य के पास कम से कम 4 से 5 विधायक तो हैं ही अपर हिमाचल रीजन के, यानी शिमला रीजन के। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रतिभा सिंह कैंप ने यह ठान लिया है कि सुक्खू सरकार को गिराना ही है, तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कांग्रेस नहीं रोक पाएगी इस बगावत को। और उसी के आसार लग रहे हैं। जिस तरीके से विक्रमादित्य पहले तो कल कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए, शाम उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, वो खुश थे और फिर कैबिनेट मीटिंग से वो निकल गए पंचकुला के लिए, वहां पर उन्होंने मुलाकात की और अब वो दिल्ली जा रहे हैं। तो सब कुछ निर्भर करता है कि क्या विक्रमादित्य का कदम होता है, उनकी रणनीति क्या होती है। विक्रमादित्य सिंह अब हिमाचल से दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में मुलाकात का दौर कहां होगा? क्या सिर्फ कांग्रेस के खेमे में या फिर नहीं, डायरेक्शन विक्रमादित्य सिंह की गाड़ी का बीजेपी नेताओं के घर की तरफ भी होगा? इसी को लेकर सीधे जरा रुक कर लेते हैं। एक बार फिर से रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर रोहित, अब ऐसे में, इस स्थिति में बीजेपी की रणनीति क्या है? अगला कदम क्या हो सकता है विक्रमादित्य सिंह के लिए? जाहिर सी बात है, बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए विक्रमादित्य सिंह हिमाचल से दिल्ली की ओर। देखिए रोमाना, मैं बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मूव को अगर हम गौर से देखें तो बीजेपी 2 तरह की रणनीति पर इस वक्त काम कर रही है। एक तो कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, विक्रमादित्य सिंह जैसे दिल्ली जा रहे हैं। और दरअसल बीजेपी अभी इंतजार यह भी कर रही है कि जो बागी विधायक है, कोर्ट उस पर क्या फैसला देता है। अगर कहीं स्टे हो जाता है, रोमाना देखिए समझिए इस बात को, अगर कहीं स्टे हो जाता है तो सीधे मतलब ये तय मानिए आप कि राज्यपाल के सामने परेड होगी और कांग्रेस के 2 से 3 विधायक इस्तीफा भी दे सकते हैं और अल्पमत में सरकार आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरह से इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या रुख होता है बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर। उसी के बाद बीजेपी अपना प्लान बी लेकर आएगी, जिस पर काम शुरू हो चुका है। ये प्लान बी का ही हिस्सा है विक्रमादित्य का पंचकुला पहुंचना। और कई विधायक हिमाचल में भी कांग्रेस के हैं, मैं आपको बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं जाने को, लेकिन कब जाना है, किसके साथ जाना है, कहां जाना है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। जी रोमाना, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हरियाणा के जिस होटल में इस वक्त वो बागी विधायक जिन्हें कल ही स्पीकर की तरफ से अयोग्य करार दिया गया है, वो ठहरे हुए हैं, वहीं से आप देख रहे हैं असीम बसी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा असीम के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं, असीम, जो विधायक हैं, ये बागी विधायक जिन्हें अयोग्य करार दे दिया गया है, इनकी अब रणनीति क्या नजर आ रही है? क्या पूरी तरीके से फिलहाल बीजेपी के आश्रय ये विधायक नजर आ रहे हैं? बीजेपी ही इनके लिए कानूनी सलाह और आगे कानूनी मदद देती हुई नजर आ रही है? मतलब कुल मिलाकर बीजेपी के पाले में ये 6 के 6 विधायक।
जी हाँ, बिल्कुल। हम इस वक्त चंडीगढ़ के ललित होटल में हैं और परसों शाम से जो 6 कांग्रेस रिबेल एमएलएस थे वो यहीं पे हैं और टोटली बीजेपी के कंट्रोल में हैं और बीजेपी के ही जो है उनके असिस्टेंस से चल रहे हैं। चॉपर फैसिलिटेट कराया, उसके बाद हॉलीडे में लेके गए, यहाँ लेके आए। और कल हमने बात भी की, जो सोर्सेज जो बीजेपी के लोग या हरियाणा गवर्नमेंट के लोग भी इस होटल में बड़े एक्टिव हैं, हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला कि भी अब तो ये हमारे ही हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। और जब एमएलए से भी हमारी बात हुई तो कल जब हमने राजेंद्र राणा से बात की तो उन्होंने बोला कि जब अपने घर में प्रॉब्लम होती है तो कोई ना कोई नया घर बनाना पड़ता है। और जब मैंने उनको पूछा था कि क्या बीजेपी नया घर है तो उन्होंने बोला हाँ, कोई ना कोई तो फिर घर बंदे को बनाना ही पड़ता है, जब अपने घर में बंदा ह्यूमिलेशन हो, जलील हो। उन्होंने ये ऐसी बातें कही कि हमें जलील किया गया है। और मेन प्रॉब्लम की सुखविंदर सुक्खू के साथ जो चीफ मिनिस्टर के साथ है, उन्होंने बोला हमने हाईकमान को भी बहुत बार बोला है। सो ये आप जो बात कह रही हैं अभी टोटली हाँ बिल्कुल बीजेपी के कंट्रोल में है और बीजेपी ही लुक आफ्टर कर रही है। यहाँ पर हरियाणा की हमने कई बार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ देखी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी देखी, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है अंदर। सो टोटली वो चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के कंट्रोल में है यहाँ पर। आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, नजर जो है वो इस बात पर है कि बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा। सियासी हलचल के बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल जो नेता विपक्ष हैं, जयराम ठाकुर, एबीपी न्यूज से बातचीत की है उन्होंने। जयराम ठाकुर प्रतिभा सिंह को खुला ऑफर दे रहे हैं। जयराम ठाकुर कह रहे हैं प्रतिभा सिंह जलालत के दौर से बाहर है, अगर वो हिम्मत करती हैं तो हम विचार कर सकते हैं। जयराम का दावा है सरकार कभी भी गिर सकती है। जयराम ठाकुर ने यहां तक कह दिया रात में सोए होंगे और सुबह ये कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। जयराम जी हमारे साथ हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जयराम जी, आज हमने इंटरव्यू किया प्रतिभा सिंह जी का और विक्रमादित्य सिंह। प्रतिभा सिंह जी क्लियर कहा कि वो 1 साल से कह रही थी राहुल गांधी नहीं सुन रहे थे, सोनिया गांधी नहीं सुन रही थी, केसी वेणुगोपाल उनकी नहीं सुन रहे थे और विधायकों की नाराजगी भी कही, वो भी नहीं सुना गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सोनिया गांधी नहीं सुन रही थी, राहुल गांधी नहीं सुन रहे थे, प्रियंका गांधी नहीं सुन रहे थे, आखिरकार हमने सुनी। और स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा एक दिन से नहीं कई दिनों से थी। विधानसभा के अंदर मैंने कहा, विधानसभा के बाहर हमने देखा उन सदस्यों की नाराजगी थी। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे हैं। कुछ को इन्होंने दबा करके रखा है, डरा करके रखा है, लेकिन ये दौर लंबा नहीं चलेगा। आपको भी लगता है कि प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, इनके साथ इनजस्टिस हुआ? ये आपको भी लगता है क्या? इस तरह की बातें उठाई जा रही कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, अपमान हुआ है, वीरभद्र सिंह जी का अपमान? नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रतिभा सिंह जी, ये जलालत का दौर आपके साथ अगर इस प्रकार से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो आपको इससे बाहर आना चाहिए। थोड़ा हिम्मत करिए, मैं यही कहूँगा उनसे। और हिम्मत करती हैं तो आप साथ देने को तैयार हैं क्या? तो विचार करेंगे सारी बात को लेकर के। एक बात और बता दीजिए, जो 6 डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या उनके लिए भी उनका भी आप बीजेपी में वेलकम करेंगे? देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उनकी, वो जल्दबाजी में हुई है। मैंने अभी ऑर्डर नहीं पढ़ा है, उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद हमने क्या करेंगे हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इस बात को आप देखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस बार विधानसभा में वो हुआ जो देश में कहीं नहीं हुआ। फाइनेंशियल बिल पर डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग अगर होती तो सरकार उसी दिन गिर जाती है, 27 तारीख को गिर जाती है। लेकिन हाउस सस्पेंड कर दिया गया और एडजॉर्न कर दिया हाउस। और उसके बाद दोबारा दूसरे दिन मिलने के लिए जब हम वहाँ पर बैठे तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सबसे पहले उनने सस्पेंड किया, क्योंकि बहुमत नहीं था। और बजट अगर उस हाउस में अगर पारित करने की अगर परिस्थिति होती तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को निलंबित करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? सरकार अभी सेफ है, अभी भी खतरे में है? ये सेफ ना पहले थी, ना आज है और ना कल तो होगी ही नहीं। लोकसभा के पहले गिरेगी? ये कभी गिर जाएगी, कभी आप रात को सोए होंगे, सुबह मालूम पड़ा कि सरकार गिर गई। आपके संपर्क में है विधायक अभी भी उनके, कांग्रेस के विधायक? देखिए, संपर्क में हैं या नहीं है, लेकिन हमारी वजह से नहीं, अपने ही उनके जो कारनामे हैं, तौर तरीके हैं काम करने के, उसी से गिर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कह रही है, कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री कह रहे हैं। ये बात करने के लिए जयराम ठाकुर से हम बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा है, प्रतिभा सिंह के लिए एक मैसेज दिया है कि जो जलालत की बात उन्होंने कही है कि जिस तरह का वो वहाँ पर झेल रही हैं, इससे बाहर आएँ। और ये भी कहा है कि वो विचार करेंगे सहयोग पर। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, शिमला।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है बीजेपी की नीयत में खोट है। विक्रमादित्य सिंह को लेकर वो कह रहे हैं कि वो तो छोटे भाई जैसे हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं। कह रहे हैं बीजेपी जनादेश न चुराए, 5 साल के लिए जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है हिमाचल की जनता ने। सुनिए। मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो अभी अभी एक बड़े राजनीतिक संकट से निकले हैं। सुक्खू साहब, बीते 2 दिन आपके लिए कैसे रहे? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और मेरे राजनीतिक जीवन में बड़ी समस्याएं आई। पहले समस्या आई आर्थिक समस्या। हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर थी, उससे हम निपटने में थोड़े से कामयाब हुए। और फिर आई प्राकृतिक आपदा, उसमें हम निपटे। फिर आई राजनीतिक आपदा, उसमें अब हमने उस चुनौती को निपटा है। और मैं तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा, जो हिमाचल के जो लोग सत्ता का सुख पालने की सपने देख रहे हैं, हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। इस मैंडेट को आप मत चुराइए, इसमें हमें काम करने दीजिए। और जनता की अदालत में फिर हमारे खिलाफ जब आप जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर आप उनसे सवाल पूछिए, तभी इसका आपको लोग ये सोच रहे होंगे कि आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बागी तो आपके 6 विधायक हुए, उसकी क्या वजह रही? उसकी वजह मुझसे ज्यादा तो आप जानते पूरे हिंदुस्तान में क्या वजह रही है। कोई मेरे क्षेत्र में थोड़ी वजह रही है, मेरी प्रदेश में तो पूरे हिंदुस्तान में वजह रही है। और आपको एक बात बताएं, 6 बागी विधायकों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ मेजॉरिटी थी? और जिस समय फाइनेंशियल बिल पास हो रहा था तो 6 बागी विधायकों को तो निष्कासित ही नहीं किया गया था, 3 आजाद को भी नहीं किया, तो उनको भी बैठना चाहिए था। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमें जनता ने मैंडेट दिया है और हमें काम करने दीजिए। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। ये सवाल मैं इसमें और पूछूंगा, बीजेपी अभी भी कह रही है, जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अभी और कांग्रेस के विधायक आएंगे, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं फिर पूछना हूं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। वो फिर सोच रहे हैं कि हम फिर प्रलोभन देकर, तो कहीं ना कहीं मौका देख रहे होंगे। कांग्रेस में जो दरार है सर, जो दरार खुलकर के फिर से दिखी बीते 2 दिनों में, वो क्या भर गई है? वो सब कुछ अब ठीक हो गया है क्या? ये लोगों के मन में मुझे दिखाइए कि कहाँ दिखी 2 दिन में दरार, मैं भी उसका जवाब दूं। जो 34 विधायक थे उसमें कहाँ नजर आई? आखिरी में अब आपके कार्यशैली में क्या बदलाव हम देखेंगे, जिस तरीके से ये सब कुछ एक संकट हुआ और आप पर निशाना साधा गया? नहीं, मेरी कार्यशैली पर नहीं निशाना साधा गया। जो लोग गए हैं उनके बारे में हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है, मेरे बारे में नहीं किया। आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? वो तो जवाब हाईकमांड देता, दे तो दिया उन्होंने, अब मैंने थोड़ी देना अपनी उसका जवाब। धन्यवाद। ठीक है, तो मुस्कुराहट आप देख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर एक बड़ा संकट इनकी कुर्सी पर मंडराया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसे टाल दिया गया है और सुक्खू की कुर्सी बच गई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो सुरक्षित दिख रही है। हालांकि कब तक ये सब कुछ इसी तरीके से सुरक्षित रहता है, इस पर आने वाले समय में नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि भले ही सुलह का दावा किया गया हो, लेकिन ये सुलह कितना टिकाऊ है, इस पर अभी भी सवाल खड़े हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, शिमला। लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी जल्दी ही अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने जा रही है और ऐसे में पहली लिस्ट का हर किसी को इंतजार है। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। इस वक्त बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 4 घंटे मंथन करने के बाद फाइनल कर ली है और ये जो पहली लिस्ट है, इस पे 14 राज्य, 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों की जो लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज दोपहर तक आ सकती है। इस पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम होना संभव है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम के साथ साथ ही कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी हो सकते हैं। 4 घंटे मंथन कल हुआ है और ऐसे में आज ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक ये बीजेपी के उम्मीदवारों की लोकसभा 2024 चुनाव के लिए पहली लिस्ट आने वाली है।
और इस बीच आपको जरा दो तस्वीरें दिखा देते हैं। लेकर आइए दो तस्वीरें। ये वो दो तस्वीरें आपके सामने। देखिए, कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है और उसके बाद आज लोकसभा उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आने को है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। तो ये पहली लिस्ट कब तक आएगी, इसको लेकर अभी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा कुछ और जानकारियां दे देते हैं। और ये जानकारियां यहां बड़ी स्क्रीन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बीजेपी का उम्मीदवारों पर जो मंथन हुआ है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है, 14 राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। बीजेपी के दिग्गजों को चुनाव लड़ाने पर मंथन हुआ है। दिल्ली में 4 घंटे तक ये बैठक चली है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। 14 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर करीब करीब माना जा रहा है सहमति बन गई है। और ऐसे में 100 नाम हैं जिस पर सहमति बन गई है। बड़ी खबर एक और बता दूं आपको, पहली लिस्ट में बीजेपी के कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे। राजनाथ सिंह फिर से लखनऊ से चुनाव मैदान में होंगे। अमित शाह फिर गांधीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी को एक बार फिर अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये वो दिग्गज हैं जिनके नाम पर मोहर लग चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। रविंद्र रैना राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव मैदान में पार्टी उतार सकती है। तो ये वो दिग्गज जिनके नाम पर करीब करीब मोहर लग गई है और सिर्फ ऐलान होना बाकी है। ऐसे में कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। 14 राज्य मैंने आपको बताए थे, वो राज्य कौन कौन से हैं अब उनके नाम मैं आपको बता रही हूं। उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड। तो ये वो राज्य हैं, 14 राज्य हैं। और राज्यों के नाम बताते हैं आपको, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर। तो ये वो राज्य हैं जहां उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन हुआ है। 14 राज्य और साथ ही 4 केंद्र शासित प्रदेश। पहली लिस्ट में जो नाम संभव है उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एक बार फिर से उनके नाम का ऐलान होगा। हैट्रिक लगाने के लिए सीट से उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह लखनऊ से उतारा जाएगा चुनाव मैदान में। अमित शाह बीजेपी की पारंपरिक सीट गांधीनगर से चुनाव मैदान में फिर से ताल ठोकेंगे। स्मृति ईरानी को वही अमेठी की जिम्मेदारी दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर उड़ीसा से उतारा जाएगा। संबित पात्रा को फिर से पुरी से उतारा जाएगा चुनाव मैदान में। उड़ीसा के ये दोनों लोकसभा सीटें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का नाम आपको चौंकाने वाला लग सकता है। इस बार शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर वो विदिशा सीट जहां से वो पहले भी सांसद रहे हैं, वहां से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा ये कुछ और दिग्गज हैं। भूपेंद्र यादव भिवानी महेंद्रगढ़ हरियाणा से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत वही जोधपुर राजस्थान से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। पिछली बार यहां से इन्होंने वैभव गहलोत को हराया था, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं उन्हें। मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी चुनाव मैदान में फिर से उतार सकती है। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ असम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर राजौरी अनंतनाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। परवेश वर्मा वही अपनी पश्चिमी दिल्ली सीट से रिपीट किए जा सकते हैं। अर्जुन मुंडा खूंटी झारखंड से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और ओम बिरला फिलहाल स्पीकर हैं, वही कोटा राजस्थान वाली सीट से फिर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये वो दिग्गज हैं जिनके नाम पर माना जा रहा है कि करीब करीब सहमति बनी हुई है। जाहिर सी बात है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से संवाददाता नीरज पांडे को आप देख रहे हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े। पहले नीरज का रुख कर लेते हैं और जानते हैं नीरज से। तो ये तो दिग्गजों की बात हुई जो मैं अभी दर्शकों को बता रही थी, लेकिन साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि 100 उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी और ऐसे में कुछ चौंकाने वाले नामों को लेकर सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं क्या? और क्या इन चौंकाने वाले नामों के जरिए झटका कुछ बड़े पुराने नामों को भी लग सकता है क्या? नीरज। देखिए रोमाना, भारतीय जनता पार्टी में अंतिम क्षण तक क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनकी जो योजना होती है वो बहुत ही गुप्त रहती है। और जब वो सामने आती है तो भले ही चौंकाने वाली हो, लेकिन सबको ये लगता है कि नहीं, जो निर्णय हुआ है वो बहुत ही अद्भुत हुआ है। तो आज भी ऐसा निर्णय आपको देखने को मिल सकता है जब लिस्ट आएगी, क्योंकि जो लिस्ट आ रही है लिस्ट माना जा रहा है करीब 100 से 125 के आसपास की ये लिस्ट होगी। और इस लिस्ट में वो लोग होंगे जो वाकई या तो चुनाव जिन्हें लड़ाना ही है, और प्लस ऐसी सीटें होंगी जो माना जा रहा है कि जिन सीटों पर 2014 या 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव
नहीं जीत पाई है। हिंदी पट्टी के नाम बहुत कम होंगे, इसलिए नाम कम होंगे क्योंकि हिंदी पट्टी में ऑलमोस्ट हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो चुनाव आसानी से जीत सकती है। ऐसे में अभी भी मंथन तो हो गया है, लिस्टों की लिस्ट पर बात हो गई है, पैनल डिस्कशन हो गए हैं। कल जब बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 60 सीटों पर चर्चा पूरी हो गई, लेकिन 20 सीटें अभी होल्ड इसलिए की गई हैं क्योंकि उसमें से करीब करीब माना जा रहा है 6 से 8 सीटें ऐसी हैं, 6 सीटें ऐसी हैं जो गठबंधन के खाते में जानी है। करीब 74 ऐसी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में उनमें 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने डिस्कशन तो कर ली। बड़ी खबर आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। इन 80 में से 60 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश की 60 लोकसभा सीटों पर कल मंथन हुआ है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया गया है। 20 सीटों को अभी होल्ड पर रखा गया है। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये 60 सीटों पर मंथन, 20 को होल्ड पर रखना, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और इन 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में क्योंकि कुनबा भी बड़ा बीजेपी की तरफ से कर लिया गया है, तो सहयोगियों को भी एडजस्ट करना। क्या जानकारी मिल रही है ये जो चर्चा हुई है उत्तर प्रदेश की 60 लोकसभा सीटों को लेकर? बिल्कुल रोमाना, वही मैं आपको बता रहा था कि करीब 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा हो गई है। 60 सीटें कौन सी हैं? जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनाव लड़ना है, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ना है। ये वो सीटें हैं जो नेसेसरी हैं, जिनको टिकट देना ही है, चुनाव में लड़ाना है और रिपीट करना ही करना है। प्लस चूंकि मैंने पहले ही बताया कि 60-20 इसलिए सीटें होल्ड की गई हैं क्योंकि उसमें से 6 ऐसी सीटें हैं जो गठबंधन को देने हैं। 2 आरएलडी के खाते में जानी है, 2 अपना दल के खाते में जानी है, 1 निषाद पार्टी को दी जा सकती है और एक सीट है वो दी जाती है सुभाषपा को, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को। तो इनको एडजस्ट करने के लिए ये अभी फिलहाल 20 सीटें होल्ड की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटों पे ऐसी योजना बनाई जाए कि हर सीट जीतने का प्रयास किया जाए। जो 2014 और 2019 में नहीं हो सका वो 2024 में किया जाए। ऐसे ही अन्य राज्यों की भी है, दिल्ली की लगभग सभी सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश में हासिल करने के लिए लक्ष्य बड़ा है जो बीजेपी ने अपने लिए तय किया है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ये जो 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा लोकसभा सीटों के लिहाज से सूबा जो है, वहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, जैसा कि नीरज भी बता रहे थे, बीजेपी सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी अपना दल को 2-2 और साथ ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीट दी जाएगी। तो मतलब आंकड़ा 6 हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, जो साथी हैं वो इन 6 सीटों से, मतलब 2-2 आरएलडी और अपना दल के लिए, 1 एसबीएसपी और 1 निषाद पार्टी के लिए, संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से, और यही बातचीत भी लगातार शुरू से चल रही थी। आपने देखा था पिछली बार भी अपना दल को 2 सीटें दी गई थी। इस बार चूंकि आरएलडी इस गठबंधन में नया दल शामिल हुआ है, ऐसे में 2 सीटों पर जो बातचीत उनके साथ हुई थी वो 2 सीटें उनको दी जाएंगी। 2022 के चुनाव के ठीक बाद में आपने देखा था ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए के साथ जुड़े हैं, 1 सीट उनको दी जा सकती है। और एक चूंकि निषाद पार्टी पुरानी सहयोगी दल है और पहले भी उनको 1 सीट दी गई थी, तो ऐसे में एक उनकी मिलाकर के टोटल 6 सीटों पर बातचीत हुई है और ये 6 सीटें इन्हें दी जाएंगी। अब इन 60 सीटों में, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे बता रहे थे कि 60 सीटों पर मंथन हो चुका है। अब इन 60 सीटों में क्या ये 6 सीटें भी शामिल रहेंगी या इनमें से कुछ सीटें शामिल रहेंगी, अभी पत्ते कोई नहीं खोलने को तैयार है। क्योंकि नीरज ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में अंतिम क्षण तक जो है बहुत जानकारी सामने नहीं निकल के आती है, लेकिन जब लिस्ट जारी होगी तो उसमें ये देखने लायक होगा कि जिन सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है उनको जो 6 सीटें दी जानी है उनके नाम डिक्लेयर किए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। हालांकि 60 सीटों पर अगर मंथन हुआ और 20 सीटें छोड़ी गई हैं तो रोमाना मान के चलिए कि अभी कुछ जो अलग अलग दलों के नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले सकते हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कई समाजवादी पार्टी के विधायक, कई उनके बड़े नेता जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और एक बड़ी टूट फूट
फिर से एक बार उसी तरह से देखने को मिल सकती है जैसी राज्यसभा चुनाव के पहले देखने को मिली थी। मतलब तो ऐसे में दूरदर्शिता उनको भी बीजेपी की तरफ से पार्टी में दिखाई जा रही है। इस बात का आकलन करके बीजेपी चल रही है कि अभी जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, अन्य राजनीतिक दलों से नेता बीजेपी के पाले में आएंगे और ऐसे में उनके लिए भी गुंजाइश लेकर फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर यूपी से ही है। 10 मार्च तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। बहुत वक्त से इंतजार किया जा रहा था इस मंत्रिमंडल विस्तार का। अब तारीख आ गई है, 10 मार्च तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी से भी 2-3 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। तो संजय, मतलब आखिरकार देर से ही सही अब लॉटरी निकलने की उम्मीद, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, इंतजार काफी लंबा हो गया था। निश्चित रूप से अगस्त से जब आपने देखा था कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ये दोनों भाजपा के कुनबे से जुड़े थे, तब भी ये तय हुआ था कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। दारा सिंह चौहान घोषित से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार भी गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें विधान परिषद में भेजा है। लेकिन अब कमिटमेंट पूरा करने की बारी है। और देखिए, यूपी से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है, ये बात दीगर है। और अब जातीय समीकरण बहुत महत्व रखते हैं। ऐसे में अलग अलग जातियों के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना, चूंकि 8 मंत्रियों की जगह रिक्त है मंत्रिमंडल में, ऐसे में एक जो भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री कैबिनेट में जा सकता है। इसके अलावा दारा सिंह की भी उम्मीद नजर आ रही कि उनको भी मंत्रिमंडल में लाएंगे। और साथ ही जो अन्य बात आपने कही ना, वो छोटी छोटी जातियों को साधने के लिए वो सोशल इंजीनियरिंग वाला जो बीजेपी का फॉर्मूला है, इन्हीं छोटे छोटे दलों के नेताओं के जरिए ही बीजेपी साधती है। और ऐसे में अब इन्हें खुश करने का भी वक्त है। बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी आपका भी, नीरज पांडे आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के मिशन पूरब पर हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड को 35,700 करोड़ की सौगात देंगे। बंगाल को करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर कल बिहार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो आज झारखंड, बंगाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनिवास, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरब दौरा? देखिए रोमाना, अगर आप इस पर गौर करें तो अगर पूरब में भारतीय जनता पार्टी सीटें साधने में कामयाब हो जाती है तो फिर तभी वो आराम से कंफर्टेबल मेजोरिटी के पास पहुंच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 2024 में पूरब का जो ये इलाका है, खासकर बिहार, बंगाल, झारखंड, इन तीनों राज्यों पे आप अगर गौर करें, बंगाल में ममता है, बिहार में अभी हाल फिलहाल में उलट पुलट की कहानी हुई है, लेकिन वहां पे ये कयास लगा जा रहा है कि जिस बिहार में पिछले चुनाव में अभी जो गठबंधन नीतीश कुमार और बीजेपी की है वो 39 सीटें लेकर आई थी, सिर्फ 1 सीट वहां पे कांग्रेस जीत पाई थी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली की कुर्सी को साधना है तो पूरब को साधना होगा। और इस वक्त पूरब के ये 3 राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वहां पर अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में बीजेपी के सामने चुनौती है तो वो वही है ना, बंगाल में, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। कमोबेश बिहार और झारखंड के मुकाबले बंगाल जो है वही सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में आर पार टीएमसी और बीजेपी के बीच, ऐसे में निशाने पर बंगाल में ममता सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना। चूंकि जो बंगाल की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है तो कुर्सी को मजबूत करने की सीटें भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से मिलती है। जब पिछली बार बंगाल से 18 सीटें मिली तो कंफर्टेबली 303 सीटों पे बीजेपी पहुंच गई। इस वक्त आप कह सकते हैं बंगाल में एक तरह से उबाल है। संदेश खाली की मुद्दे, नारी सम्मान का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पे यहाँ पे हंगामा है। हालांकि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे के आसपास आराम बाग पहुंचेंगे तो ये तय है कि प्रधानमंत्री आज अपने मंच से बंगाल में नारी सम्मान की बात करेंगे, माँ माटी मानुष की बात करने वाली। बिल्कुल देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात के साथ साथ किस तरीके से निशाने पर राज्य सरकार को लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल चुनाव की तारीखों से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आज का पूरब दौरा। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर राजनीति जो है वो भी शुरू हो चुकी है।
टीएमसी ने केंद्र पर आर्थिक मदद ना देने का आरोप लगाया है और बीजेपी पलटवार करते हुए फंड के दुरुपयोग का आरोप राज्य सरकार पर लगा रही है। हमारा बंगाल का आदमी प्राइम मिनिस्टर से 2 सवाल करना चाहते हैं। एक, 2019 का चुनाव में अब दिल्ली पैसेंजरी करने का बाद 18 सांसद ले गया था दिल्ली में, और यही बीजेपी का सांसद लोग वहाँ पर जाके बंगाल का पैसा रोकने के लिए रिकमेंड करते थे, और उनके बात सुनने का बाद आप 1,60,000 करोड़ रुपया बंगाल का रोक दिया। आप 11,36,000 आदमी को घर का पैसा नहीं दिया। ये बंगाल का खिलाफ रहने वाला प्रधानमंत्री को बंगाल का आदमी और एक सवाल करना चाहते हैं। आज क्या आपका हिम्मत होगा, आपका लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, जिसका नाम सीबीआई के एफआईआर में है, जिसको पूरा देश देखा पैसा लेते हुए कैमरे के सामने, जिसके खिलाफ 20 एफआईआर है, कि आपका हिम्मत है उसको आप आज स्टेज से सस्पेंड कर सके? भारत सरकार के पैसे का बंदर बांट आपने किया। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्र में तो बनना तय है, और आप देख लेना रामराज्य ही होगा। आप तो बंगाल को हवाले कर दिए हो एक मुस्लिम कम्युनिटी के तहत, क्योंकि आज बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस ढंग का आतंक हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, यौन शोषण हुआ, डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी आपको। आपने उसकी गिरफ्तारी तो जरूर की, राजनीतिक गिरफ्तारी की, और वो राजनीतिक गिरफ्तारी आपको संन्यास की गिरफ्तारी हो जाएगी, राजनीतिक संन्यास की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो 2 दिन 3 राज्य 96 सीटें साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।